कतर को ये होस्टिंग एक ऐसे टाइम पर मिली थी जब कतर के पास वर्ल्ड कप को होस्ट कराने के लिए स्टेडियम तक नहीं थे। अगर आपको स्टेडियम में जाकर क्रिकेट मैच देखना है तो आपको भगवा रंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे और माथे पर तिलक लगाकर जाना पड़ेगा। क्या आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। क्या फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग एक ऐसे देश को मिलनी चाहिए जिसकी अपनी खुद की कोई भी ऑफिशियल फीमेल फुटबॉल टीम तक नहीं है, और अगर होती तो वो कौन से कपड़े पहनकर खेलती? लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 2 दिन पहले ही अपनी बात से मुकर गए और कहा कि मैच के दौरान बियर नहीं पी सकते, और फैंस से ये भी कहा कि आपको हमारे कल्चर और रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कतर ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के चक्कर में 6500 लोगों की जान ले ली और उनकी मौत को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। कतर ने फुटबॉल फैंस को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि वो लोग कतर विजिट करें और स्टेडियम में जाकर मैच देखें। दुनिया में आज तक जितने भी फुटबॉल वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें से ये कतर वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनता जा रहा है। पूरी दुनिया भर में बायकॉट कतर वर्ल्ड कप के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। फीफा के फॉर्मर प्रेसिडेंट के ऊपर लोग गुस्से में नोट फेंक रहे हैं। फुटबॉल टीम्स कुछ इस तरीके से स्टेडियम पर कतर का विरोध कर रही है और पूरी दुनिया भर में फुटबॉल फैंस कतर का जमकर विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी आखिर है क्या और ये शुरू कैसे हुई? तो मैं इसे आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से सुनना। अगले साल यानी कि साल 2023 में भारत मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करने जा रहा है। अब जरा इमेजिन करो कि भारत सरकार एक ऐसा कानून बना दे जिसके अकॉर्डिंग पूरी दुनिया भर में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, अगर आपको स्टेडियम में जाकर क्रिकेट मैच देखना है तो आपको भगवा रंग के कपड़े पहनने पड़ेंगे और माथे पर तिलक लगाकर जाना पड़ेगा। क्या आप इस चीज को इमेजिन कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन जरा सोच करके देखो कि अगर ये चीज रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो जाती है तो भोसड़ी के जो देश क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं वो भी इंडिया के अगेंस्ट में आकर खड़े हो जाएंगे ह्यूमन राइट का इशू लेकर के। सेम टू सेम यही चीज कतर के फुटबॉल वर्ल्ड कप में भी हो रही है, लेकिन एक अलग तरीके से, क्योंकि कतर एक इस्लामिक देश है और भारत एक सेक्युलर देश है। इस कतर वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी के पीछे और भी बहुत सारे रीजन हैं जिसे हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कतर को इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के राइट्स आखिर मिले कैसे। देखिए, वर्ल्ड कप किस देश में होगा इस बात का डिसीजन लेती है फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी, और ये कमेटी वोटिंग के माध्यम से ये डिसाइड करती है कि वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा। इस वोटिंग प्रोसेस की शुरुआत 7 से 10 साल पहले ही शुरू हो जाती है ताकि होस्टिंग कंट्री को स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का टाइम मिल सके। जनरली जिस देश को वोट ज्यादा मिलते हैं उससे वर्ल्ड कप को होस्ट कराने के राइट्स मिल जाते हैं। देखिए, वोटिंग के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं फीफा कांग्रेस के मेंबर्स, और ये मेंबर्स फीफा की सबसे हायर अथॉरिटी के मेंबर्स होते हैं। हम लोग इन्हें फीफा की सबसे सुप्रीम बॉडी भी बोल सकते हैं। साल 2010 में इन मेंबर्स की टोटल संख्या थी 24 जब आखिरी बार वोटिंग हुई थी, लेकिन आज के टाइम पर इन मेंबर्स की टोटल संख्या है 211 और हर एक मेंबर के पास सिर्फ एक वोट डालने का अधिकार होता है। कई बार ऐसा भी होता है जब एक साथ 2 बार वोटिंग हो जाती है, जब साल 2010 में एक साथ 2 बार वोटिंग हुई थी कि साल 2018 का और साल 2022 का वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा। इस पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत इसी वोटिंग से शुरू होती है जब रशिया ने 2018 की और कतर ने 2022 की होस्टिंग जीती थी, और इन दोनों ही वोटिंग के प्रोसेस में छेड़खानी हुई थी। वर्ल्ड कप की होस्टिंग के लिए दुनिया भर के कई सारे देशों ने अप्लाई किया, लेकिन लास्ट में फीफा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और कतर को शॉर्टलिस्ट किया। लेकिन लास्ट में कई राउंड की वोटिंग के बाद कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए चुना गया और कतर ने यूएस को हराकर इस फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी जीती थी। इस लास्ट राउंड की वोटिंग में कतर को 14 वोट मिले थे और यूएस को 8 वोट मिले थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वोटिंग के प्रोसेस में सिर्फ 22 लोगों ने हिस्सा लिया, जबकि साल 2010 में फीफा कांग्रेस के टोटल मेंबर्स की संख्या 24 थी। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो साल 2010 की फीफा की वोटिंग होने वाली थी उसमें फीफा ने वोटिंग से पहले ही अपने 2 मेंबर्स को बैन कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने पैसे लेकर अपने वोट बेच दिए थे। इसलिए साल 2010 की वोटिंग के प्रोसेस में सिर्फ 22 लोगों ने हिस्सा लिया। यहाँ पर यह बात एकदम क्लियर हो जाती है कि फीफा के मेंबर्स ने पैसे लेकर अपने वोट बेच दिए थे। जब अमेरिका इतने छोटे से देश कतर से हारा तो उसने फीफा के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, जैसे कि फीफा ने रशिया से और कतर से पैसे लिए हैं वहां पर वर्ल्ड कप को होस्ट कराने के लिए। कतर को यह होस्टिंग एक ऐसे टाइम पर मिली थी जब कतर के पास वर्ल्ड कप को होस्ट कराने के लिए स्टेडियम तक नहीं थे। और आप वर्ल्ड कप की हिस्ट्री उठाकर देख लो, आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं वो सभी के सभी जून और जुलाई के महीने में हुए हैं। ये एक ऐसा टाइम होता है जब साउथ एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ती है और कतर जैसे देश का टेम्परेचर तो 45 से 50 डिग्री तक पहुंच
पहुंच जाता है और इतनी ज्यादा गर्मी में कोई भी प्लेयर लगातार 90 मिनट तक खेल ही नहीं सकता। आप दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स और टॉप टीमों को उठाकर देख लो, जैसे कि रोनाल्डो, नेमार, मेसी, एम्बापे, हैरी केन, ये सभी के सभी वेस्ट से बिलोंग करते हैं जहां पर गर्मी कम पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्ल्ड कप की होस्टिंग कतर को मिली। लेकिन इन सब के अलावा फीफा ने कतर के लिए वो किया जो आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। फीफा ने अपने कैलेंडर को ही चेंज कर दिया और कतर के लिए वर्ल्ड कप को नवंबर और दिसंबर के महीने में शिफ्ट कर दिया। और इन सब के अलावा कतर एक ऐसा देश रहा है जिसकी फुटबॉल में रैंकिंग सबसे कम है। इवन वहां की खुद की सरकार भी अपनी फुटबॉल टीम को ठीक तरीके से प्रमोट तक नहीं करती। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग जीत ली? ये सभी के सभी एलिगेशन अमेरिका ने कतर के ऊपर और फीफा के ऊपर लगाए हैं। और अगर आप इनके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो आपको भी ये सभी बातें कहीं ना कहीं ठीक लगेंगी। और जब इन केसेस की छानबीन हुई तो बहुत से शॉकिंग रिजल्ट लोगों के सामने आए, जैसे कि कतर ने वोटिंग करने वाले मेंबर्स को भारी भरकम पैसे देकर खरीदे थे। और इन सब के अलावा जब साल 2010 में कतर को फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग मिली थी तो उस टाइम पर फीफा के प्रेसिडेंट ब्लैटर थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वर्ल्ड कप कतर में करवाकर बहुत ही बड़ी गलती हो गई। वर्ल्ड कप के लिए ये देश बहुत ही छोटा है, इवन यहाँ का एनवायरमेंट भी फुटबॉल फ्रेंडली नहीं है और ये हमसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि साल 2022 के वर्ल्ड कप की होस्टिंग कतर को नहीं बल्कि अमेरिका को मिलनी चाहिए थी। अब आप खुद ही सोच कर देखो कि इस पूरे इवेंट के प्रेसिडेंट ने ये बात मीडिया के सामने बोल दी, जिससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि फीफा की वोटिंग फेयर तरीके से नहीं हुई थी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर कतर के ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग रहे हैं तो फिर वर्ल्ड कप कतर में हो क्यों रहा है? इसे किसी और देश में शिफ्ट कर देना चाहिए। तो एक्चुअल में ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये जो वर्ल्ड कप का इवेंट है ये बहुत ही बड़े स्केल पर होता है और इसकी तैयारी करने में काफी लंबा टाइम लगता है, जैसे कि स्टेडियम को रिनोवेट करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में 5 से 6 साल का लंबा टाइम लगता है। इन सब के अलावा इस वर्ल्ड कप की कंट्रोवर्सी का एक और कारण है, वो है LGBT कम्युनिटी। इस कम्युनिटी को कतर में पूरी तरह से बैन किया हुआ है। कतर में होमोसेक्सुअलिटी को लेकर और सेम सेक्स रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही कड़े कानून है और अगर वहां पर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसे कतर पिनल कोड 2004 के अकॉर्डिंग 7 साल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई इंसान LGBT कम्युनिटी का झंडा लेकर स्टेडियम के अंदर एंटर करना चाहे तो ये तक भी पॉसिबल नहीं है। इवन आप रेनबो फ्लैग या फिर इससे मिलते जुलते कपड़े को लेकर भी स्टेडियम के अंदर एंटर तक नहीं कर सकते। और यही कारण है कि दुनिया भर के फुटबॉल फैंस और LGBT कम्युनिटी के लोग इस वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर रहे हैं। कतर के लोग और वहां की सरकार इस चीज को एक मानसिक बीमारी मानती है और अगर कोई बंदा अपनी जान रिस्क पर लेकर वहां जाता भी है तो वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में एक मूवी आई थी जिसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस था। इस मूवी में एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर को दिखाया गया था, जिसकी वजह से इस पूरी की पूरी मूवी को कई गल्फ कंट्रीज ने बैन कर दिया, जिसमें कतर भी शामिल है। अब खुद ही सोच कर देखो कि एक मूवी के सिर्फ एक सीन की वजह से जब पूरी की पूरी मूवी बैन हो सकती है तो अगर कोई ऐसा इंसान वहां पर जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। अब देखिए, फुटबॉल और बियर का जो कल्चर है वो वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहां के लोग बियर पीते हुए फुटबॉल को एंजॉय करते हैं, लेकिन बियर को भी कतर की सरकार ने फैंस के लिए बैन कर दिया। साल 2010 में जब ये अनाउंस हुआ था कि साल 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा, तभी से लेकर साल 2022 तक कतर के ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि वो फैंस के लिए स्टेडियम में बियर पीना अलाउ कर देंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 2 दिन पहले ही अपनी बात से मुकर गए और कहा कि मैच के दौरान बियर नहीं पी सकते और फैंस से ये भी कहा कि आपको हमारे कल्चर और रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाद में फुटबॉल फैंस फीफा प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट से भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर फैंस बियर नहीं पिएंगे तो वो मर नहीं जाएंगे। लेकिन जब इस बात पर बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ तो फैंस के लिए अलग से एक बियर जोन बनाया गया, जहां पर कुछ टाइम के लिए बियर मिलेगी, लेकिन उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई कर दिए ताकि लोग बियर पीने के लिए ही ना जाए। और ये फैंस के लिए किसी धोखे से कम नहीं था। कतर में जो ये वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें स्टेडियम्स को बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मजदूरों को जमकर एक्सप्लॉइट किया गया है। कतर ने इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक कफाला सिस्टम बनाया है, जिसमें ये लोग भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मजदूर लेकर आते हैं और उनसे हद से ज्यादा काम करवाया जाता है। वेजेस भी कम दिए जाते हैं और जमकर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिस कंपनी के थ्रू ये मजदूर इन गल्फ कंट्रीज में आते हैं उन्हें हर एक काम के लिए इन कंपनियों से परमिशन लेनी पड़ती है, ना कि
ये अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ सकते हैं, ना ही देश छोड़ सकते हैं और ना ही अपना वीजा रिन्यू करा सकते हैं। यहाँ तक कि ये कंपनियां उन मजदूरों के पासपोर्ट भी अपने पास रख लेती है ताकि वो लोग देश छोड़कर ना भाग सकें। कई सारे केसेस तो ऐसे भी देखने को मिले जब इंजीनियर्स और टेक्नीशियन से, जो कि स्किल्ड लेबर्स हैं, उनसे भी जबरदस्ती मजदूरों की तरह काम करवाया गया। इतना ज्यादा काम करवाने के बाद, कम वेजेस देने के बाद और मजदूरों को जमकर एक्सप्लॉइट करने के बाद उनको बेसिक इंश्योरेंस तक नहीं मिलती। और जब ये कफाला का सिस्टम पूरी दुनिया के सामने आया तो इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कतर ने इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के चक्कर में 6500 लोगों की जान ले ली और उनकी मौत को पूरी दुनिया से छुपा कर रखा। और वहीं दूसरी तरफ कतर ने इन सभी मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया और अपनी तरफ से एक ऑफिशियल डाटा रिलीज किया जिसमें कतर ने सिर्फ 37 लोगों की मौत को एक्सेप्ट किया, जो कि पूरी तरह से गलत है। अब जब ये कफाला का सिस्टम पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुका है तो पूरी दुनिया भर में जितने भी फुटबॉल फैंस हैं वो फीफा के ऊपर ये दबाव बना रहे हैं कि कतर में जितने भी मजदूर मारे गए हैं उन सभी की फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। अब ये हो पाएगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है कि हम लोगों ने अपने इतने सारे मजदूरों की मौत को काफी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और कतर से एक भी सवाल तक नहीं पूछे, बल्कि बाहर के लोगों ने हमारे मजदूरों की आवाज उठाई। कतर ने फुटबॉल फैंस को भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की ताकि वो लोग कतर विजिट करें और स्टेडियम में जाकर मैच देखें। इसके लिए कतर ने फेक फैंस की वीडियोस बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया ताकि लोगों को ये लगे कि फुटबॉल फैंस कतर में काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन कतर का यह प्रोपेगेंडा भी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया जब जर्मनी, इटली और ब्राजील के फैंस अपनी अपनी टीमों को अपनी नेटिव लैंग्वेज में नहीं बल्कि इंग्लिश में चीयर कर रहे थे। इन सभी रीजंस की वजह से ये फुटबॉल वर्ल्ड कप काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है और इसके बायकॉट की डिमांड हो रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि मेरे मन में उठ रहे हैं और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। क्या फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग एक ऐसे देश को मिलनी चाहिए जिसकी अपनी खुद की कोई भी ऑफिशियल फीमेल फुटबॉल टीम तक नहीं है, और अगर होती तो वो कौन से कपड़े पहनकर खेलती? कतर एक ऐसा देश जिसने कभी भी अपनी फुटबॉल टीम को ठीक तरीके से प्रमोट तक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसने 220 बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए। कतर एक ऐसा देश जिसने कभी भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं किया, जहां पर LGBTQ होना ही पूरी तरह से इलीगल है, जहां का वेदर फुटबॉल को सूट तक नहीं करता। और इन सब के अलावा कतर पूरी दुनिया भर से फुटबॉल फैंस को अपने यहाँ पर बुला रहा है, लेकिन आप लोग वहां पर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो तक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इस्लाम धर्म को मानते हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये भेदभाव क्यों? ये जितने भी सवाल है ये सभी इस्लामोफोबिया है और आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर आपके पास इन सवालों के जवाब है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।